मास्टर साहब का कहना है कि सेल थेरेपी की सबसे अच्छी जो दवा है वह पंचगव्य है। सेल थेरेपी को अगर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, इसका अर्थ है कि पंचगव्य को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया। एलोपैथी दवाइयों के बारे में जो एक सच है उसमें से यह है कि कोई भी हमारे शरीर में बीमारी हो तब उसे कुछ अप्राकृत दवाइयों से, बायोटिक मतलब प्राकृत और उसका उलट दो, बायोटिक का उल्टा एंटीबायोटिक, अप्राकृत जो दवाइयां हैं वो हमारे शरीर की बीमारियों को दबाने का काम करती है। और ये छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि नाम भी वैसे ही है, डिजीज यानी डिस इजी, ये दो शब्दों के मेल से बना है। यानी हमारे शरीर में अगर कोई तकलीफ हुआ तब उस तकलीफ को इजी कर देना, आसान कर देना। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो कोई ऐसी दवा ले लो कि उस दर्द का एहसास ना हो। देखो, दर्द चला जाए, दर्द का कारण चला जाए, ये एलोपैथी दवा का काम नहीं है, ये उसका विषय नहीं है। एलोपैथी दवाइयों का एक ही विषय है कि अगर कहीं कोई तकलीफ है तब उस तकलीफ का एहसास आपको नहीं होना चाहिए, उसको आसान कर देना है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है वो बीमारी को भगाने की प्रक्रिया नहीं है, बीमारी को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, उससे राहत दिलाने की प्रक्रिया नहीं है, बस आपको एहसास ना हो इसकी प्रक्रिया है। तो आप सभी क्या चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो? चाहेंगे? हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि एलोपैथी कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें बीमारियां जाती नहीं है बल्कि उसका अनुभव नहीं होता है। इसके उल्टा यानी एलोपैथी का उल्टा क्या होगा? एलोपैथी यानी एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का उल्टा क्या होने वाला है? बायोटिक। बायोटिक का मतलब नैसर्गिक, प्राकृतिक। तो एलोपैथी में जो कुछ भी है इसको उलट दो, नैसर्गिक हो जाएगा। और यही नैसर्गिक क्रिया से जो तकलीफ होती है उसका एहसास रहता है और औषध के प्रयोग से धीरे 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 वह समस्या सुलझती है। अगर एहसास चल जाए, शरीर से दर्द का एहसास खत्म हो जाए, तब शरीर का उस दर्द के कारण का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को तो एहसास ही नहीं है कि तकलीफ है। इसलिए आप देख लो, पूरे आयुर्वेदिक शास्त्र में या भारत की जितनी भी थेरेपियां हैं, किसी भी थेरेपी में पेन किलर नहीं है, दर्द निवारण की गोलियां हमारे भारत के किसी भी थेरेपी में नहीं है। क्यों नहीं? यही कारण है कि शरीर अगर दर्द को भुला दिया तब उस दर्द का जो कारण है इसका निवारण शरीर नहीं कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद इतना बड़ा चिकित्सा विज्ञान, एक उदाहरण से अगर समझें कि आयुर्वेद कितना बड़ा चिकित्सा विज्ञान है और आयुर्वेद के सामने एलोपैथी किस तरह से पंगु है, मकौड़ा से भी छोटा है। अगर इसको एक उदाहरण से समझना है तो समझ लो, आज का एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान अगर बुखार को कहो कि डिस्क्राइब करो इस बुखार को, फीवर को, तो बहुत होगा तो 10 या 12 तरीके का डिस्क्रिप्शन वो दे सकते हैं कि जी डेंगू बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है। दर्जन भर से ज्यादा उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन आज से 3500 साल पहले हमारे देश में एक ऋषि हुए, ऋषि चरक। ऋषि चरक जी को पूरा दुनिया जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानता है। इवन एलोपैथी चिकित्सा चाहे जो कुछ भी हो उस चिकित्सा शास्त्र का जो पहला जो है शब्द वो यही है कि पूरे पृथ्वी में, सृष्टि जगत में अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा शास्त्र का पितामह है तो ऋषि चरक है। तो ऋषि चरक जी आज से 3500 साल पहले चरक संहिता में लिखते हैं कि बुखार 242 तरह के होते हैं, 242 टाइप, और केवल
ऐसा नहीं है कि 242 तरह लिखा है, 242 नाम गिनाए हैं उन्होंने, सब नाम है 242 तरह के, और 242 तरह के बुखार के नाम और फिर उसका समाधान भी उसमें है। तो जो चिकित्सा विज्ञान हमारे देश का है वो इतनी बारीक बात करने में सक्षम है, और आज जिसका हम गुणगान दिन भर गाते रहते हैं वो इतना पंगु कीड़े मकोड़े की तरह है जो 10 से 12 से ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया। कि हमारे देश में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, और ये षड्यंत्र कैसा हुआ, तो चिकित्सा हमारे देश में शुरू से ही सदियों से, आदिकाल से आप ले लो, भगवान दत्तात्रेय जी से ले लो, भगवान श्री कृष्ण जी के बाद का अभी तक का इतिहास ले लो, 23 लाख साल पुराना हमारे देश का इतिहास है। और वहां जितने भी पुराणों की रचना हुई वहां से लेकर के आज तक का इतिहास अगर देखो तो चिकित्सा का पूरा क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। चाहे कोई भी काल रहा हो, सेवा का क्षेत्र जाना जाता है। इसमें व्यापार नहीं हो सकता, इसमें धंधा नहीं हो सकता, इसमें उद्योग नहीं बन सकता। लेकिन अंग्रेजों ने इसको धंधा बनाया, उद्योग बनाया, इस पर इंडस्ट्रियां खड़ी करनी थी उनको, और इसके लिए जो है चिकित्सा जो सेवा का मार्ग था इस मार्ग को बंद करना था उनको। इसलिए जो हमारे देश में पारंपरिक वैद्य हुआ करते थे और उन वैद्यों के जो गुरुकुल ही हुआ करते थे जिसमें शिष्य आता था निःशुल्क, गुरु के मार्गदर्शन में 5 साल 10 साल रह करके और चिकित्सा शास्त्र का विद्वान बनता था, उस पूरी प्रक्रिया को बंद किया उन्होंने। अंग्रेजों का वास्तविक इतिहास उठा करके देखो आप, जिसको प्रोफेसर धर्मपाल जी ने बड़ी मेहनत से हाउस ऑफ कॉमन से लाया है यहां पर, आप अध्ययन करके देखो। उन्होंने किताब लिखी है द ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया, भारत में कत्लखाना खुलने का जो मुख्य मार्ग जहां से प्रशस्त हुआ उस पर एक किताब लिखी है। उस किताब को पढ़ करके देखो, भारत में उन दिनों 6,32,000 गुरुकुल थे और इसमें से 20,000 विश्वविद्यालय थे। 20,000 विश्वविद्यालय और 6,32,000 गुरुकुलों को अंग्रेजों ने बंद कराया, और बंद कराने के बाद एक अफवाह फैलाई कि भारत में शिक्षा नहीं है, भारत के लोग अनपढ़ गंवार हैं, इसलिए इस देश में हमें स्कूल खोलना है। फिर मैकेले को तैयार किया और मैकेले को तैयार करके एक ऐसी शिक्षा पद्धति डाली जिससे आज पूरा भारत नष्ट हो रहा है, बिल्कुल कागार पे खड़ा है। अगर यहां से अगर हाथ पकड़ करके इस देश को नहीं खींचा गया तो इस देश का हालत वही होगा जो आज अरबस्तान का है। क्या हाल है? पुराना इतिहास उठा करके देखो, जितने अरब कंट्री हैं सब हरा भरा प्रदेश था, आज रेगिस्तान में बदल गया है। यही षड्यंत्र है अंग्रेजों का कि इस हरा भरा प्रदेश जो क्रांति वीर पैदा करता है, जो ऋषि पैदा करता है, जो संत पैदा करता है, इसको बंजर बना दो। इस बंजर बनाने की प्रक्रिया के लिए ही ये सारा मैकोले को खड़ा करके किया हुआ षड्यंत्र है। तो एक ही रास्ता है कि इस देश की जो गौ माताएं हैं इसको बचा लिया जाए, इसको नष्ट नहीं होने दिया जाए, क्योंकि 23 लाख साल का इतिहास गवाह है कि यह देश तब स्वर्णिम युग में गया है जब जब हम गाय की शरण में गए हैं। आप उठा करके देख लो, आदिकाल में सबसे बड़े जो गौपालक गौ प्रेमी भगवान दत्तात्रेय जी, जिनकी कर्म भूमि पर 2 दिन से पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन चल रहा था, उनके युग में सबसे ज्यादा ऋषि पैदा हुए। और फिर उसके आगे का काल आप ले लो, पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी का काल। भगवान रामचंद्र जी के पास 10 लाख गायें थी। देखो कैसा कुल, पूरे हिंदुस्तान को लगा कि सतयुग में लेकर के चले गए। उसके बाद आप द्वापर देख लो, वहां पर क्रांति का दीपक उसी घर में जला जहां गैया थी। तो पूरा 23 लाख साल का इतिहास बताता है कि यह भारत
जब जब स्वर्णिम युग में गया है उसके पीछे गाय की बड़ी भूमिका रही है। तो 350 प्रजातियां हमारे देश में थी। 16वीं शताब्दी का इतिहास, अंग्रेजों का दस्तावेज पढ़ के देखो आप, हमारे देश में लगभग 350 प्रजाति की गायें थी। आज मुश्किल से 70-72 प्रजातियां बची हुई है और उसमें से भी मुश्किल से 35-36 प्रजातियों पर अध्ययन हुआ है। शेष प्रजातियों पर अभी अध्ययन भी नहीं हुआ है। और यही दर्द जो है अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित को बहुत तकलीफ देता था।